हेलो दोस्तों, मैं पूजा वर्मा पीवीजीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इन दिनों जब से कोरोना आया हुआ है तब से ये प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यूनिटी बूस्टर, इन सब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हर कोई जानना चाहता है आखिर ये इम्यूनिटी सिस्टम है क्या, ये किस टाइप की चीज़ है, क्या ये बॉडी में बनती है या ये बाहर से ली जाती है, या कैसे इम्यूनिटी बूस्ट की जा सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके दिमाग में उठते रहते हैं। तो आज की मैं एक ऐसी क्लास लेकर आई हूँ जिसमें बहुत ही कम समय में आपको इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। बचपन में बर्थ से लेकर आपके बड़े होने तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि कब कब कैसे कैसे आपका इम्यूनिटी सिस्टम कैसे काम करता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, दरअसल इम्यूनिटी सिस्टम, जिसे हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि हमें बाहरी हमलों से बचाता है। जैसे हमारी डिफेंस हमें बाहर के आक्रमणों से बचाती है, उसी तरह हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम हमें बहुत टाइप की बीमारियों, बैक्टीरिया, वायरस आदि से हमारे शरीर की रक्षा करता है। दोस्तों, जो ये प्रतिरक्षा तंत्र होता है ये दो टाइप का होता है। पहला होता है इनेट यानी जन्मजात, और दूसरा होता है जो कि उपार्जित होता है, जो अडेप्टिव होता है, जो कि हम बाहर से लेते हैं। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी। जन्मजात, जैसे कि बच्चा बर्थ लेता है, बर्थ के साथ ही स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक यानी 10-15 दिनों तक उसे जिस इम्यूनिटी सिस्टम की ज़रूरत होती है वो उसे उसके माँ के दूध से मिलती है। यानी 10 से 15 दिनों तक वो कोई भी एंटीबॉडी या कुछ भी अपने शरीर में नहीं बना पाता, प्रतिरक्षा तंत्र। तो माँ उसकी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जितनी ज़्यादा हेल्दी होगी, जितना अच्छा इम्यूनिटी सिस्टम उसकी माँ का होगा, बिल्कुल वही एंटी बॉडीज़ और वही इम्यूनिटी सिस्टम जो उस बच्चे का होगा, सेम वैसे ही माँ की तरह होगा। इसलिए उस टाइम पर माँ की हेल्थ का सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10 से 15 दिनों तक बच्चा माँ का दूध पीता है, जिसकी वजह से उसके शरीर में वही इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होता है। दूसरी चीज़, जो बाहर से लेते हैं, उपार्जित जो होता है इम्यूनिटी सिस्टम, वो होता है जो कि हमें इंजेक्शन्स यानी टीकाकरण से मिलता है, या बच्चे में बहुत सी बीमारियां होने के बाद बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं उससे मिलता है। तो दोस्तों, ये दो टाइप के प्रतिरक्षा तंत्र होते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों, जो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है यानी उपार्जित, इसमें क्या होता है, ये भी दो टाइप की होती है। एक होती है निष्क्रिय और एक होती है सक्रिय। सक्रिय इम्यूनिटी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर बॉडी के अंदर ही एंटीबॉडीज बनती हैं, और निष्क्रिय वो होता है जिसमें एंटीबॉडी बाहर से डाली जाती है टीकाकरण के थ्रू। दोस्तों, जो सक्रिय होती है ये लॉन्ग टर्म होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डेवलप होती है, इसलिए ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। एक बार डेवलप होने के बाद लाइफ टाइम हमारा साथ देती है। लेकिन जो निष्क्रिय होती है वो कुछ एक टाइम पीरियड तक ही काम आती है, उसके बाद वो निष्क्रिय हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपको खास चीज़ बताना चाहूँगी, इसे आप नोट भी कर सकते हैं। जुड़वा लोगों का डीएनए सेम होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं, जबकि एंटीबॉडी कभी किसी का एक जैसा नहीं होता, चाहे वो जुड़वा हो या ना हो। दोस्तों, ये बहुत ही रेयर केस में ये होता है, क्योंकि जो जुड़वा लोग होते हैं उन दोनों का सेम टू सेम डीएनए होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका डीएनए किसी और व्यक्ति से पूरे ब्रह्मांड में मैच कर जाए। तो दोस्तों, बहुत खास चीज़ होती है, आप इसे याद रखिएगा और इसे आप नोट भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। दोस्तों, जब भी हमारी बॉडी पर बीमारी पैदा करने वाले कारक आक्रमण करते हैं तो हमारी बॉडी में कई प्रकार के बैरियर का सामना उसे करना पड़ता है। बहुत से ऐसे बैरियर्स होते हैं जो हमारी बॉडी पे आक्रमण करने नहीं देते, वरना हमारे आसपास इस टाइम भी जहाँ भी आप बैठे हैं आसपास बहुत से बैक्टीरिया, वायरस एकदम सजीव अवस्था में आसपास घूमते रहते हैं। हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, या सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, हर चीज़ के थ्रू बैक्टीरिया, वायरस से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। लेकिन हमारी बॉडी में एक सुरक्षा कवच है जो कि हमें इन सब से हमारी प्रोटेक्शन करता है। सबसे पहले हम फिजिकल बैरियर की बात करते हैं, जो कि हमें सबसे पहले हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, जिसमें आती है हमारी स्किन होती है, इसके अलावा बाल होते हैं, नेल्स होते हैं। ये सब क्या होता है, सबसे पहले हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद होते हैं कुछ ओपनिंग्स। दोस्तों, इसके साथ ही हमारी बॉडी में कुछ ओपनिंग्स होते हैं, खुली हुई चीज़ें होती हैं, जहाँ से हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि बैक्टीरिया, वायरस वहाँ से इजीली अंदर जा सकते हैं। जैसे कि हमारी आँख हो गई, आँख हमारी हमेशा खुली रहती है, जिससे हम देखते रहते हैं। तो बहुत से बैक्टीरिया, वायरस आँख से, नाक से, वैसे तो नाक में हमारे जो छोटे छोटे से बाल होते हैं ये बाहर से बैक्टीरिया, वायरस को अंदर जाने से रोकते हैं। तीसरी चीज़ होती है मुंह से हम खाना खाते पीते हैं। इसके अलावा
पसीने की बहुत सी ग्रंथियाँ होती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी पर बहुत छोटे छोटे से कुछ पोर्स होते हैं जिसके थ्रू हवा या बॉडी का टेम्परेचर ठीक रहता है। तो यहाँ से भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा पानी पीते समय भी वायरस हमारे बॉडी में जा सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद हमारे मुंह में आपने देखा होगा एक लार सी हमेशा बहती रहती है। मतलब ये एक लार होती है, सलाइवा जिसे कहते हैं, सलाइवा ग्लैंड जो होती हैं उसके थ्रू उसमें क्लाइसोजाइम टाइप का पदार्थ होता है। लाइसोजाइम एक ऐसा पदार्थ होता है जो बैक्टीरियाज को ख़त्म कर देता है। इसको एक नेचुरल सैनिटाइजर भी कह सकते हैं आप। अभी भी आज के ज़माने में भी कुछ जनजातियाँ जिनके पास हैंड सैनिटाइज़र या डेटॉल वगैरह नहीं होता, वो लोग घाव होने पर उस पर लार डाल देते हैं। वो लोग इसे नेचुरल सैनिटाइज़र की तरह यूज़ करते हैं आज भी। इसके अलावा ये जो लाइसोजाइम होता है, हम जैसे कुछ खाते हैं या पीते हैं तो ये हमारे मुंह के अंदर जो भोजन में या पानी में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। इसके अलावा ये लाइसोजाइम जो होता है ये हमारे आंसू में, श्लेष्मा में, मूत्र में, स्लाइवा में, पसीने में और मल में भी पाया जाता है। अगर इन जगहों पर यहाँ से बैक्टीरिया वायरस अंदर चला भी जाता है, मतलब सपोज इन सब चीज़ों को भी वो मतलब इन बैरियर्स को भी क्लियर कर लेता है, तो ये लाइसोजाइम से बचने के बाद जब हमारे स्टमक में जाता है तो हमारे स्टमक में एक बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है जिसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है HCl के ऊपर। तो आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, उससे आपको HCl की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो हमारे स्टमक में जो HCl होता है ये कुछ भी पचा देता है। जैसे आप खाने में कई बार मच्छर, मक्खी गलती से निकल जाते हैं। हाँ, बस जो वेजिटेरियन होता है वो ये कह सकते हैं कि आज हमने नॉनवेज खाया। दरअसल पेट में जाने के बाद ये पूरी तरीके से उससे वहाँ पे एब्जॉर्ब कर देता है, अच्छे से पचा देता है उस मच्छर, मक्खी जो भी हमने खाया होता है। सपोज यहाँ से भी बच गया, यहाँ से भी बैक्टीरिया वायरस बच गया, तो यहाँ से बचकर वो जाता है हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में एंटर कर जाएगा। तो क्या होगा, जो ब्लड में WBC होती है यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं, एक विशेष प्रकार की सेल होती हैं जो कि उस बैक्टीरिया वायरस जो उसके पास आता है वो उसे खा जाते हैं। अब सपोज वैसे तो रेयर ही होता है, अगर यहाँ से भी हमारे बैक्टीरिया वायरस बच गए तो यहाँ से बचने के बाद वो जाते हैं हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम के पास। बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी का सबसे आखिरी ब्रह्मास्त्र होता है। यहाँ से बच के तो जाना नामुमकिन है। ये सबसे आखिरी ब्रह्मास्त्र होता है। इसके पास आने के बाद एंटीबॉडी जो बनी होती है वो उस बैक्टीरिया वायरस को समाप्त कर देती है। बैक्टीरिया वायरस को समाप्त करके एंटीबॉडी बन जाती है। तो दोस्तों ये था कि किस तरीके से बैक्टीरिया हमारे पेट में जाता है और कैसे, कहाँ तक, कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वो हमारी बॉडी में पूरा पच जाता है, ख़त्म हो जाता है और हमारी बॉडी में एक एंटीबॉडी बनती है। दोस्तों एक खास बात और बताना चाहूँगी, बचपन में आपने कई बार देखा होगा और अक्सर ये सबको होता ही होता है, कुछ वायरस जनित ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो एक बार होने के बाद दोबारा बॉडी में नहीं होती हैं। जैसे चेचक हो गया, छोटी माता, बड़ी माता जैसी बीमारी एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होती हैं। क्यों, क्या होता है कि यह बॉडी में कुछ इंटरफेरोन जैसा पदार्थ छोड़ देती हैं। अब आप सोचेंगे कि इंटरफेरोन क्या होते हैं। दोस्तों दरअसल एक पदार्थ होता है इंटरफेरोन। आपने अक्सर घर में देखा होगा, चींटियाँ एक लाइन में चलती जाती हैं, लाइन में चींटियाँ चलती हैं, कुत्ते होते हैं, आपने देखा होगा कुत्तों का इलाका करके आपने कहावत भी सुनी होगी। ये लोग क्या करते हैं कि जिस जगह पर रहते हैं अपने मोहल्ले में, अपने आसपास में एक इंटरफेरोन जैसी चीज़, अपना पदार्थ बॉडी से उत्सर्जित होता है, उसको छोड़ देते हैं जिससे कि और कोई उस जगह पर नहीं आ पाता उनके अलावा, यानी वो उनका एरिया फिक्स्ड हो जाता है। चीज़ें एक लाइन में उस इंटरफेरोन की मदद से ही चलते हैं। ठीक है, ऐसे कुत्ते भी होते हैं, कुत्ते, बिल्ली, चींटी ऐसे इंटरफेरोन जैसे पदार्थ छोड़ते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये कुछ वायरस होते हैं, ये भी इंटरफेरोन जैसा पदार्थ छोड़ते हैं जिसकी वजह से दोबारा नेक्स्ट टाइम कभी भी इस टाइप का वायरस हमारी बॉडी में जैसे आने को होता है तो ये कहते हैं भाई चल तू निकल यहाँ से, यहाँ अभी तेरी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं और वो उसको निकाल के बाहर करती हैं। दोस्तों ये तो हर वायरस के लिए ऐसा नहीं हो सकता। अगर हर वायरस का अगर ये सिस्टम हो जाए तो फिर तो कोरोना वायरस जैसी किसी दिक्कत की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़े। क्या होता है कि कुछ वायरस होते हैं इस टाइप के, लेकिन सारे वायरस इस टाइप के हों ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है एक जन्मजात होता है और एक उपार्जित होता है, मैंने आपको बताया अभी। तो क्या होता है कि सारे एक जैसे नहीं होते, इसलिए हमें टीकाकरण भी कराना पड़ता है।
दोस्तों टीकाकरण से पहले मैं एक आपको बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल, और उससे आपको पता लगेगा कि बच्चों की बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम किस तरीके से बनाया जा सकता है। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना होगा पेरेंट्स को। आज की जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा केयर करके रखते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स हैं जिनके आसपास इस टाइप के पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ उन लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए। दरअसल क्या होता है, बच्चों की बॉडी, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल। जैसे सपोज एक गरीब मजदूर का बच्चा है। गरीब मजदूर क्या होगा, मजदूर चला जाएगा काम पे और अपने बच्चे को किसी पड़ोसी के सहारे छोड़ के चला गया। अब क्या है कि पड़ोसी ने बच्चे का ध्यान रखा नहीं रखा, बच्चा मिट्टी में धूल में यहाँ वहाँ घूम रहा है, खा पी रहा है, उसकी सफाई का कुछ खास ध्यान नहीं रखा गया, पानी भी उसको नॉर्मल दिया गया, खाना भी ऐसे ही गिर रहा है, ज़मीन में उठा के खा रहा है। क्या होगा, ऐसा बच्चा अक्सर बहुत बीमार पड़ेगा, आए दिन वो बीमार पड़ता रहता है। लेकिन उस बच्चे का बीमार पड़ना बड़े में उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्या होता है कि बीमार पड़ने के बाद ये एडेप्टिव इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। ये तभी मजबूत हो सकती है जब बचपन में बच्चे अलग अलग बैक्टीरिया वायरस से मुलाकात कर चुके होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बैठा थाइमस ग्लैंड जो होता है वो बहुत सक्रिय होता है। इस थाइमस ग्लैंड को आप देख सकते हैं, गर्दन से थोड़ा सा नीचे पर ही आपका थाइमस ग्लैंड होता है। इसको इम्यूनिटी सिस्टम का स्कूल भी कहते हैं। दरअसल ये तभी मजबूत होता है जब बच्चे कई अलग अलग तरीके से बैक्टीरिया वायरस से मुलाकात करते हैं, और जब हमारी बॉडी में बैठा हुआ थाइमस ग्लैंड बहुत ज़्यादा सक्रिय अवस्था में होता है बचपन में। और ये क्या होता है, इसको इम्यूनिटी सिस्टम की ट्रेनिंग का स्कूल भी कहते हैं। इस समय जितनी भी बीमारी आना चाहे आ जाए, फिर क्या होता है कि ये उसका अच्छे से मुकाबला करती है और बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम अच्छे से बूस्ट होता है, और ये नेचुरल इम्यूनिटी सिस्टम होता है और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, क्योंकि ये सक्रिय वाला इम्यूनिटी सिस्टम मानते हैं इसे। और निष्क्रिय के लिए क्या करते हैं हम लोग, निष्क्रिय के लिए वैक्सीनेशन कराना पड़ता है। क्या होता है कि वैक्सीनेशन भी इसलिए कराते हैं जिससे एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है उसको मजबूत किया जा सके। और दूसरी तरफ हम चलते हैं, दूसरी तरफ होते हैं अमीर घरों के बच्चे। ये लोग साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं, बच्चों को बिस्लरी का पानी पिलाते हैं, बच्चे कभी बीमार नहीं पड़ते। उनकी साफ़ सफाई मतलब ये समझ लीजिए उनके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन लेयर होती है जिससे कि वो लोग बीमारियों से बहुत दूर रहते हैं। इससे क्या होता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी जो सिस्टम होती है वो डेवलप नहीं हो पाता और बच्चा आसानी से बीमार पड़ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में एडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो एंटीबॉडी द्वारा बनाई जाती है, यानी एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो एंटीबॉडी द्वारा बनाई जाती है। ये तभी बनेगी जब वायरस और बैक्टीरिया बॉडी में आएंगे। मानो जब वायरस बैक्टीरिया कभी बॉडी में एंटर ही नहीं कर पाए तो वो कभी बनेंगे ही नहीं, और एंट्री तब करेंगे जब थाइमस ग्लैंड बंद हो जाएगा। यानी उनके जो थाइमस ग्लैंड जो है, जैसे हमने क्या कहा कि एक इम्यूनिटी बूस्टर का एक ट्रेनिंग स्कूल है, और जब वो स्कूल ही बंद हो जाएगा तो उसके बाद वो एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हो पाएगी। तो फिर क्या होगा, बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर पड़ जाएगा। जब बच्चे बड़े होंगे, कहीं बाहर शहर में जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पे जैसे ही वो लोग बाहर का खाना खाएंगे तो बहुत ईजिली बीमार पड़ जाते हैं। बैक्टीरिया वायरस उनको बहुत जल्दी अटैक करते हैं, जबकि उस गरीब मजदूर के बच्चे आसानी से बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उन्होंने बॉडी में बचपन में ऑलरेडी इतना एंटीबॉडीज़ बनाई हुई होती हैं कि उस टाइप के बैक्टीरिया वायरस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, वो कितना भी सस्ता रेडी का खाना क्यों ना खा ले। इस एंटीबॉडी का फ़ायदा ये होता है कि जैसे कभी कोई वो बच्चा पर्टिकुलर उस बीमारी से अगर ग्रसित होता है तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में ऑलरेडी जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो नेक्स्ट टाइम वैसी बीमारी आई तो ये एंटीबॉडी इसके लिए हमेशा कारगर रहेगी और वो बीमारी दोबारा कभी नहीं होने देगी। हाँ, पहली बार धीरा रिस्पॉन्स करेगी, लेकिन बन गई तो ज़िंदगी भर सुरक्षा होती है। अब क्या होता है कि बच्चे के जन्म के बाद शुरुआती 10 से 15 दिन तक बच्चे को एंटीबॉडी माँ देती है। इसे पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है। आपने इन दिनों देखा होगा कोरोना के लिए भी कुछ टाइम पहले एक प्लाज्मा थेरेपी, बहुत ज़्यादा प्लाज्मा डोनेशन को लेके बहुत सारी बात चल रही थी, लेकिन अभी तो खैर गवर्नमेंट ने उसे बैन कर दिया है। क्या होता है कि प्लाज्मा चढ़ाना भी एक पैसिव इम्यूनिटी है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि बीमार पड़ने पे जो एंटीबॉडी बनती है उसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई उस इम्यूनिटी सिस्टम की बात जो हमारी बॉडी में बन जाती है और आगे चल के हमें बीमारी से लड़ने में मदद करती है। लेकिन सारी बीमारियों के साथ, सारी बैक्टीरिया वायरस के साथ ऐसा नहीं है। कुछ बैक्टीरिया वायरस ऐसे भी जो पहली बार में ही काम तमाम कर देते हैं।
पहली बार में बीमारी से बचने के लिए क्या किया गया? टीकाकरण शुरू किया गया। टीकाकरण क्या है? बचपन में कराया जाता है। आपको पता होगा, आपने भी अपने बच्चों को कराया होगा या आसपास देखा होगा अपने भाई बहनों वगैरह होगा। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस हुआ तो उसको टीके में क्या लगाया जाएगा? टीके में क्या होता है कि जो पोलियो का वायरस होता है उसको डेड कर देते हैं। मरे हुए उस वायरस को इंसान के बॉडी में टीके के जरिए पहुंचा दिया जाता है। तो जब वो बॉडी में जाता है तो मस्तिष्क को बोलता है कि चल भाई एंटीबॉडी बना दे। अब क्या होता है कि मस्तिष्क को बोल के एंटीबॉडी तो बनवा देता है। अब जब बॉडी में एंटीबॉडी बन जाती है तो अगली बार जब वही वायरस उस इंसान के शरीर में आक्रमण करेगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे एंटीबॉडी विद्यमान रहता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये एक्टिव इम्यूनिटी में काउंट होता है। तो अभी आपको समझ तो एक बात अच्छे से आ गई कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या हुआ और पैसिव इम्यूनिटी क्या हुआ। एक्टिव इम्यूनिटी वो होता है जो हमारी बॉडी में डेवलप होता है, डेवलप हो या करवाया जाए, दोनों वही काउंट होगा। अब पैसिव वो होता है जो बाहर से हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में मुझे तो नहीं कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई आपको क्लियर ना हुई हो। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या आपको जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको चीज़ें फिर से क्लियर कर दूँगी। लेकिन दोस्तों मैं आशा करती हूँ मैंने आपको बहुत धीरे, बहुत ईजी लैंग्वेज में, बहुत कम समय में सारे प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बहुत ईजी तरीके से समझाया कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, कैसे है। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मेरे ख्याल से आप बच्चों को ऐसे माहौल में रहने दीजिए, ऐसे तरीके से रहने दीजिए ताकि उनके बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो नेचुरल तरीके से बन सके, जिससे कि बड़े होकर इनके इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। और ये सिर्फ बताने वाली किताब की बातें नहीं है, आप खुद अपनी एग्जांपल्स खुद अपनी फैमिली में, रिलेटिव में, कहीं पर भी देख लीजिए। जो बच्चे बचपन में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते थे अभी उनका इम्यूनिटी सिस्टम कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बजाय कि उन लोगों के जो बचपन में कभी बीमार नहीं पड़े, वो आज की डेट में थोड़ा सा बाहर का खा भी लेते हैं तो तुरंत वो बीमार पड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये सिर्फ ये वो बातें नहीं है जो आपके हमेशा एग्जाम्स में पूछी जाए। ये रियल लाइफ चीज़ें होती हैं जो डेली हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि क्या कैसे चीज़ें होती हैं। तो हम सबको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी। ये आपकी एग्जाम्स के साथ साथ डेली लाइफ में भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही हमारे चैनल PVGS एकेडमी पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।